बड़ा सवाल यह है कि अगर शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा। पहला, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है। सब कुछ एक व्यक्ति के आसपास घूमता है और वो है अरविंद केजरीवाल। और अगर वो वन मैन ही नहीं होगा तो पार्टी पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई होने से उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जिसके पास। तीसरा, आम आदमी पार्टी की छवि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी की बन जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर यह पार्टी बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार करने के नाम पर यह पार्टी बदनाम हो जाएगी। एक बड़ी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये वन मैन शो है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं उनमें सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है। और अगर शीर्ष नेता जेल चला भी जाए तो पार्टी का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहता है। पार्टी बंद नहीं होगी, दफ्तर पर ताला नहीं लग जाएगा। लेकिन केजरीवाल की स्थिति में केजरीवाल के आसपास ही सब कुछ है। केजरीवाल को ही ये पता है कि इस पार्टी के पास कितना पैसा है, फंड कहां पर है, कहां किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, और पार्टी को आगे क्या चलाना है। ये पूरा विजन एक आदमी के पास है। और अगर वो आदमी जेल चला गया तो पार्टी के दफ्तर पर ताला लग जाएगा और इनके जो फंड्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है, इनके फंड्स सूख जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। और जो पैसा आया भी हुआ है वो कहां रखा है ये शायद केजरीवाल के अलावा किसी को नहीं पता होगा। चौथा, इससे 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रूप से प्रभावित हो सकता है। और पांचवां, अरविंद केजरीवाल खुद को कभी कट्टर ईमानदार इसके बाद नहीं बता पाएंगे। इससे पहले कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन अब वो अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं बता पाएंगे। असल में अगर आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन की घटनाओं को, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राष्ट्रीय मंच तैयार करने में लगे हुए थे। और नीतीश कुमार भी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली में उनके घर पर गए थे। और इन दोनों की जो बातचीत हुई उसमें यही तय हुआ था कि ये दोनों नेता मिलकर अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक राष्ट्रीय मंच तैयार करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए सब नेताओं से उनके घर जा जाकर वो खुद मिल रहे हैं। यानी वो आज एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कल वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। और यही सपना अरविंद केजरीवाल का भी है, वो भी प्रधानमंत्री पद का सपना देखते हैं। तो इस समय जो दो सबसे बड़े दावेदार हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बनने की नौबत किसी की भी नहीं आने वाली, ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। अभी की जो हालात हैं, जो सारे सर्वेज हैं जो बताते हैं, तो एक अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी पीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार हैं, वो भी पीएम बनना चाहते हैं। अब इस रेस में दोनों एक साथ आगे चलेंगे और आखिर में जाकर तय होगा कि विपक्षी पार्टियों का ये जो मंच बनेगा उसका नेता कौन होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इन सारे विपक्षी नेताओं में एक ही नेता ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और वो है नीतीश कुमार। और धीरे धीरे करके, जैसे आप कहते हैं ना कि वीडियो गेम में एक एक करके हर नेता हर राउंड में एलिमिनेट होता जा रहा है, तो इस राउंड में अरविंद केजरीवाल एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का यह मामला आगे चलकर उनके सारे दरवाजे बंद कर देगा। और अगर कभी ऐसी नौबत आई भी कि विपक्ष को उन्हें अपना नेता मानना पड़े, तो उनका नाम इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और एक भ्रष्टाचारी नेता को विपक्ष के बाकी नेता अपना नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का यह नोटिस परेशान कर रहा है और आम आदमी पार्टी सीबीआई पर दबाव में होने का आरोप भी लगा रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सच यह है कि आज से 11 साल पहले, वर्ष 2012 में, जब यही सीबीआई दूसरे नेताओं को जांच के लिए बुलाती थी, तब अरविंद केजरीवाल कुछ कागज लेकर मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि उनका जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित है। लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल का एक पुराना रूप देखिए, आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आप तो भूल भी चुके होंगे, आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन 2012 में अरविंद केजरीवाल कैसे उन्हीं नेताओं की लिस्ट लेकर आए थे, भ्रष्ट नेताओं की, जिनके साथ आज बैठकर वो चाय पीते हैं,
जिनके साथ वो अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं, जिनको अपने घर पर बुलाते हैं, अब आप देखिए उनका फ्लैशबैक वाला ये रूप। वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट्स हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिड़ला जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? बर्मन जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100-125 लोगों क्या रेट क्यों हुई, बाकियों क्या रेट क्यों नहीं हुई? तो उस समय केजरीवाल ने बहुत सारे उद्योगपतियों के नाम लिए, उस समय बहुत सारे नेताओं के नाम लिए। उनमें से बहुत सारे नेताओं से तो बाद में उन्होंने अदालतों में जाकर बाकायदा माफी मांगी और कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैंने ऐसे ही आपके ऊपर आरोप लगा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। उनसे माफी मांग ली। और बहुत सारे उद्योगपति भी जो हैं, जो अदालत में चले गए, उनसे भी इन्होंने माफी मांग ली। फिर उस पूरे मुद्दे को छोड़ दिया। जिन नेताओं के बारे में ये बात करते थे ये बहुत भ्रष्ट हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा, उनमें से कुछ से तो इन्होंने माफी मांग ली और कुछ के साथ दोस्ती कर ली। अब उन्हीं नेताओं और उन्हीं पार्टियों के साथ ये दोस्ती करते हैं, गठबंधन करते हैं, उनकी बैठकों में जाते हैं, उनके घरों पर जाते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं और उनकी मालाएं खुद पहनते हैं। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल में ये सब कुछ हो चुका है, 10 साल में सब कुछ बदल चुका है। तो ये भी आपको आज याद रखना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है इस समय की, और अरविंद केजरीवाल को जो समन मिलना है उससे राष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जरूर भूकंप आ जाएगा। और अगर वो जेल चले गए तो इसका अगले लोकसभा के चुनाव पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन हमारा आकलन ये है कि ये अभी नहीं होगा, कुछ और महीने के बाद ये हो सकता है। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है, जिस तरह से हर भ्रष्टाचारी नेता के घर पर, दफ्तरों पर रेड डाली जा रही हैं और केसेस बनाए जा रहे हैं, उससे कई बार ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति से मोदी जी चाहते हैं कि पूरे भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, सबकी सफाई एक ही बार में झाड़ू से कर दिया जाए। तो जो झाड़ू अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, अब वही झाड़ू से उनकी सफाई होनी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हम नहीं जानते अदालत में क्या होगा, हम नहीं जानते कि ये जो ईडी की चार्जशीट है ये कितनी सही ठहरेगी, कितनी गलत ठहरेगी, अदालत में इसके बाद क्या होता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्योंकि आखिरी जो फैसला है किसी को भी दोषी बताने का, वो तो अदालत ही करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला एक वर्ष राजनीति के हिसाब से बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऐसा लगता है कि ये जो एक साल है अब से लेकर 2024 तक का, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा भारत की राजनीति में। और आपको इस एक साल में बहुत कुछ, बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको जुड़े रहना है आज तक के साथ और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ, क्योंकि सबसे बेहतरीन और विस्तृत विश्लेषण आपको यहीं देखने को मिलेगा।